नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत में संवैधानिक विकास अध्याय में जिन अधिनियमों को जान रहे थे उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम जानेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम से पूर्व के वीडियो में हमने ये जाना है कि 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे और वहाँ के जो कुछ प्रावधान हैं वे उनसे संबंधित कुछ प्रावधान यहाँ भी आते हैं, क्योंकि वहाँ जो कुछ बातें रह जाती हैं या वहाँ जो कुछ बातें की गई हैं उन पर आगे बढ़ते हुए यहाँ प्रावधान लाए गए हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बात तो देखें, ये अंतिम चार्टर एक्ट है। अंतिम चार्टर एक्ट है, इसके पश्चात कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। और इसके अलावा एक बात आपको यह भी जाननी चाहिए कि अब तक कंपनी को जो लाइसेंस दिया जा रहा है भारत में शासन के लिए, कंपनी के भारत में रहने के लिए, अब कंपनी के लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाता है। उसे अनिश्चित काल के लिए लिखकर छोड़ दिया जाता है। अब तक जो है आप देख रहे हैं कि 1813 से 1833 तक 20 वर्षों के लिए उसके लाइसेंस को, 1833 से 1853 तक 20 वर्षों का उसे लाइसेंस दे दिया जाता है भारत में शासन के लिए, या उससे पहले की यदि बात करें 1833 से पहले की तो व्यापार के लिए। लेकिन अब इस प्रकार का कोई भी बात इसमें नहीं रखी गई। अनिश्चित काल के लिए उसे जो है यहाँ पर बात कह दी गई, 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। कोई निश्चित समय नहीं रखा गया कि इतने समय तक उसके लिए लाइसेंस दे दिया गया है भारत में कंपनी के शासन के लिए। यह बात महत्वपूर्ण है। और इसके बाद कहीं ना कहीं अब ब्रिटिशों का यह ब्रिटिश संसद का यह मकसद था कि वे अब कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन को सीधी तौर से देने वाले हैं, कंपनी को कहीं ना कहीं समाप्त करने वाले हैं। और इसके लिए उन्हें आने वाले समय में कुछ ज्वलंत कारण भी देखने को मिलते हैं और वे अंततः ऐसा कर देते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के शासन को, भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले आते हैं और यह बहुत शीघ्र होने वाला है। अगले वीडियो में हम इसे जानेंगे। तो दो प्रावधान महत्वपूर्ण ये थे। तीसरा प्रावधान इस चार्टर एक्ट में देखें, पिछले 1833 के एक्ट में हमने जाना था कि एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में रखा गया था। विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले हमने बताया था, विधि सदस्य अस्थायी थे या पूर्ण नहीं थे, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। अब विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी किया गया। विधि सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य है उसे स्थायी कर दिया गया। तो यह विधि सदस्य की कहानी है, 1833 से शुरू होती है और यहाँ अगर 1853 के एक्ट से विधि सदस्य अब जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक स्थायी सदस्य है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। इस बात को आप समझें, 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। यहां पर आप इसे समझने का प्रयास करें। 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्व से हैं, जिसे हमने कार्यपालिका कहा था। शुरुआत में जहां हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है 3 सदस्यों की, शुरुआत में जो 3 सदस्यों की थी, ये गवर्नर जनरल की परिषद को हमने कार्यपालिका कहा था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट होती है, तो उसी प्रकार से ये 4 सदस्यों की परिषद थी। अब इसमें 6 को और जोड़ दिया गया।
तो कहीं ना कहीं ये जो 6 हैं ये अतिरिक्त सदस्य हैं, और अतिरिक्त सदस्य एक विधायिका के तौर पर कार्य करेंगे। विधायिका यानी संसद के जो तमाम सदस्य होते हैं उनकी तरह विधि पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। तो यहाँ पर विधायिका भी जन्म ले रही है एक तरह से। 6 अतिरिक्त सदस्य हैं, 4 तो पूर्व से थे ही, वो कैबिनेट थे, लेकिन ये 6 सदस्य जो और अतिरिक्त आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं विधायिका के रूप में है। तो विधायिका का भी यहाँ जन्म हो रहा है। इसके अलावा 2 और अतिरिक्त सदस्यों को गवर्नर जनरल भी जो है मनोनीत कर सकता था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह 2 अन्य सदस्यों को और मनोनीत कर सकता है। तो ये 12 सदस्य कुल हो गए। अब जो है गवर्नर जनरल की परिषद में 12 सदस्य हो गए। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 12 सदस्य देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण है, या विधायिका का उदय भी कह सकते हैं। तो कार्यपालिका अलग है, अब विधायिका अलग है, दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर इस प्रकार का प्रावधान भी रखा गया। 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 12 सदस्यों की संख्या हो गई है। 1853 के चार्टर एक्ट में इसके अलावा इस परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। अब जो यह परिषद बनकर सामने आई है, अभी तक जो 4 सदस्यों की थी अब 12 सदस्यों की हो गई है। इस परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। तो अब इस परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा जा रहा है, और इस केंद्रीय विधान परिषद के संबंध में गवर्नर जनरल के पास एक विशेष अधिकार रहेगा कि गवर्नर जनरल इस केंद्रीय विधान परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। अर्थात गवर्नर जनरल के पास यह वीटो पावर रहेगी। यह वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास रहेगी कि वह अपनी इस केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद है 12 सदस्यों की, इसके निर्णय को वह रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो यह अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास रहेगा। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों की संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो ब्रिटेन में था और कंपनी के व्यापारिक मामलों को देख रहा था, अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल भी कहते हैं, और जो शुरुआत से था कंपनी के सारी कार्यवाहियों को यही देखता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, 6 सदस्य घटा दिए गए और अब 18 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कर दिए गए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कंपनी के संबंध में था, और जो है ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होते थे। हमने कहा था कि शेयरधारक इनको जो है मनोनीत करते थे। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। शेयरधारक इनको जो है इनका चुनाव करते थे, इनको चुनते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर के पद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। देखें, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। तो बंगाल पर शासन करने के लिए, बंगाल का प्रशासन देखने के लिए, उस इकाई के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ नियुक्त किया गया। तो वो बंगाल के प्रशासन को, शासन को, उस इकाई के शासन को देखेगा, क्योंकि वहाँ का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। तो ये इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए, आपको इन्हें नोट करना चाहिए।